नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लैंडिंग को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देशों का पहला सेट जारी किया। मुफ्त उपहार मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण के बीच संतुलन रखना जरूरी है। नासा के उपग्रह से ली गई तस्वीरों के अनुसार अंटार्कटिका की आइस शेल्फ अनुमान से कहीं अधिक तेजी से पतली होती जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सभी के लिए आवास मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में युवाओं के लिए रोजगार में गिरावट आई है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक बैंकिंग क्षेत्र से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लैंडिंग को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देशों का पहला सेट जारी किया। ये दिशा निर्देश डिजिटल माध्यम से ऋण देने वाली इन संस्थाओं के लिए जारी किए गए हैं, जैसे कि आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाएं। इसके अलावा डिजिटल लैंडिंग संस्थाओं से जुड़ी ऋण सेवा प्रदाता संस्थाएं जो अलग अलग तरह की अनुमत ऋण सुविधा सेवाएं प्रदान करते हैं। ये दिशा निर्देश वर्ष 2021 में आरबीआई द्वारा डिजिटल लैंडिंग पर गठित कार्य समूह की सिफारिशों पर आधारित हैं। कुछ चिंताओं के कारण इन दिशा निर्देशों को जारी करना जरूरी हो गया था, जैसे कि कर्ज में तीसरे पक्ष की अनियंत्रित संलग्नता, गलत सूचना देकर ऋण देना और डेटा गोपनीयता का उल्लंघन। इसके अलावा अनुचित व्यवसाय व्यवहार, अत्यधिक ब्याज दरों की वसूली और ऋण वसूली के लिए अनैतिक तरीकों को अपनाना। इन दिशा निर्देशों के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो सभी ऋणों का वितरण केवल कर्जदार के बैंक खाते और विनियमित संस्थाओं के बीच किया जाएगा। इस प्रक्रिया में एलएसपीज यानी कि ऋण सेवा प्रदाता संस्थाएं या कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होगा। कर्ज में बिचौलियों की भूमिका निभाने वाली एलएसपीज को दिए जाने वाले किसी भी शुल्क आदि का भुगतान विनियमित संस्थाएं करेंगी, न कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति। डिजिटल लैंडिंग एप्स पर जितनी जरूरत होगी उतना ही डेटा प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा ये प्रावधान भी किया गया कि विनियामक ढांचा इस सिद्धांत पर आधारित है कि वे या तो आरबीआई द्वारा विनियमित किए जाएंगे या फिर किसी अन्य कानून के तहत ऐसा करने की अनुमति प्राप्त संस्थाओं द्वारा विनियमित होंगे। और आइए अब बात करते हैं डिजिटल लैंडिंग की। दरअसल डिजिटल लैंडिंग ऋण लेने की वो प्रक्रिया है जिसके लिए डिजिटल माध्यम से आवेदन किया जाता है। ऐसे ऋणों का वितरण और प्रबंधन भी डिजिटल चैनलों के माध्यम से ही किया जाता है। इसमें ऋण देने वाली संस्थाएं डिजिटल डेटा का उपयोग ऋण देने और ग्राहकों से जुड़ने के लिए करती हैं। अगली खबर है मुफ्त उपहार मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण के बीच संतुलन रखना जरूरी है। न्यायालय के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा वादा किए गए मुफ्त उपहारों का देश की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव एक गंभीर विषय है। हालांकि न्यायालय ने ये भी कहा कि हमारे देश में गरीबी भी एक बड़ी समस्या है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुफ्त उपहारों के आधार पर राजनीतिक दल की मान्यता रद्द कर देना अलोकतांत्रिक होगा। साथ ही ये विधायिका के अधिकार क्षेत्र में न्यायालय का हस्तक्षेप भी हो सकता है। चुनाव में मुफ्त उपहारों से संबंधित चिंता के समाधान पर एक समिति के गठन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। इस समिति में वित्त सचिव, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भारतीय रिजर्व बैंक आदि के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। मुफ्त उपहार देने की घोषणा वास्तव में चुनावी वादे हैं। इसके तहत राजनीतिक दल अतार्किक रूप से इनकी घोषणा या इनका वितरण करते हैं। वर्तमान में विनियमों या कानून के अभाव में इस तरह की घोषणा को विनियमित करना मुश्किल है। चुनाव आयोग द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा की जांच के लिए कदम उठाए गए। इसमें सबसे पहले मामला आया सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य 2013 मामला। इस मामले के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इससे निपटने के लिए मौजूदा कानूनों को अपर्याप्त पाया। न्यायालय ने ऐसी चुनावी घोषणाओं की जांच करने के लिए चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बाद दिशा निर्देश तैयार करने का आदेश दिया। वर्ष 2016 में आदर्श आचार संहिता के भाग 8 में मुफ्त उपहारों की घोषणा की जांच करने वाले दिशा निर्देशों को शामिल किया गया। ये कदम चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को सुनिश्चित करेगा, क्योंकि मुफ्त उपहारों का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ये वित्तीय संकट को आमंत्रण है और राज्यों को दिवालियेपन की ओर ले जाते हैं। ये स्थानीय सरकार की सेवा वितरण प्रणाली को कमजोर करते हैं। ये राज्य के राजकोष पर भी भारी बोझ डालते हैं। ये सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाते हैं।
संसद की एक स्थायी समिति के मुताबिक बेसहारा बच्चों को गोद लेने की दर यानी दत्तक ग्रहण में गिरावट आई है। ये स्थिति गैर कानूनी गतिविधियों और तस्करी के बढ़ने की ओर संकेत देती है। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय पर विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने अभिभावकत्व और दत्तक ग्रहण कानूनों की समीक्षा विषय पर 118वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में दत्तक ग्रहण पर कानूनों की समीक्षा की गई और उस पर ये टिप्पणियां दी गई कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 दोनों दत्तक ग्रहण से संबंधित हैं, लेकिन इनमें मानदंड अलग अलग हैं। हामा यानी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 केवल हिंदुओं पर लागू होता है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम सभी धर्मों पर लागू होता है। हामा के तहत बच्चों को गोद लेने वाले माता पिता को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। अब इन दोनों प्रावधानों के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनमें कहा गया है कि दोनों कानूनों में एक रूपता लाई जाए और दत्तक ग्रहण पर एक साझा और व्यापक कानून लाया जाए। नए कानून में LGBTQ समुदाय को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा नए सुझावों के मुताबिक केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा में पंजीकरण अनिवार्य किया जाए और अनाथ तथा परित्यक्त बच्चों का जिला स्तरीय सर्वेक्षण किया जाए। साथ ही सभी गैर पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों का किसी तीसरे पक्ष से सर्वे करवाया जाए और ऐसे संस्थानों को गैर पंजीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया जाए। साथ ही बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के लिए दत्तक ग्रहण कानूनों को एक मंत्रालय के अधीन लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी टिप्पणी की गई है कि गोद लेने के इच्छुक माता पिता तो बहुत हैं, लेकिन उतनी संख्या में बच्चे उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही ये कहा गया कि गैर पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान ज्यादा हैं और उनके खराब संचालन की वजह से 762 बच्चों की मौत हुई है। दत्तक ग्रहण संबंधी मामले विधि और न्याय मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा निपटाए जा रहे हैं। वहीं अभिभावकत्व पर कानूनों की समीक्षा में कहा गया कि हिंदू अल्पवयस्कता और अभिभावकत्व अधिनियम में अविवाहित जोड़ों से पैदा हुए बच्चों के लिए अधर्मज यानी अवैध शब्द का प्रयोग किया गया है। इस पर समिति ने ये सुझाव दिया है कि अधर्मज शब्द को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अवैध नहीं होता है। इसके अलावा ये भी सुझाव दिया गया है कि हामा में संशोधन किया जाना चाहिए और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में माता और पिता दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सभी के लिए आवास मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने PMAYU को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पहले से ही स्वीकृत 122.69 लाख आवासों को 31 मार्च 2022 तक पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर इस योजना को जारी रखा गया है। इससे पहले से मंजूर किए गए मकानों के निर्माण को पूरा करने में मदद मिलेगी। वर्तमान स्थिति ये है कि मूल रूप से 1 करोड़ मकानों की अनुमानित मांग की तुलना में 1.02 करोड़ मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनमें से 62 लाख मकानों को पूरा करके सौंपा जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करें तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। इसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों को सभी मौसम में सुरक्षित पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में संपूर्ण शहरी क्षेत्र को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में शामिल है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक कस्बे, वर्ष 2011 के बाद अधिसूचित कस्बे और अधिसूचित नियोजित या विकास क्षेत्र। इसे 4 तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है। लाभार्थी की देखरेख में निर्माण या विस्तार, साझेदारी में वहनीय आवास, स्वस्थानीय मलिन बस्ती पुनर्विकास और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना। इसमें केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है और राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों की पहचान के साथ योजना का क्रियान्वयन करती है। योजना में देरी के कई कारण हैं, जैसे कि कोविड-19 महामारी, शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व का निर्धारण स्पष्ट नहीं है और इसके अलावा भूमि दस्तावेजों की कमी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की मुख्य विशेषताएं हैं जल आपूर्ति, रसोई, बिजली और शौचालय के साथ सभी मौसम में रहने योग्य मकान, महिला सशक्तिकरण, शहरी गरीबों के लिए बेहतर रहन सहन वाला जीवन, मालिकाना हक की सुरक्षा और पर्याप्त भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना।
अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नासा के उपग्रह से ली गई तस्वीरों के मुताबिक अंटार्कटिका की आइस शेल्फ अनुमान से कहीं अधिक तेजी से पतली होती जा रही है। नासा के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में अंटार्कटिका पर अपनी तरह का पहला अध्ययन आयोजित किया गया है। इसमें कई चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से अंटार्कटिका में तैरता आइस शेल्फ तेजी से कमजोर हो रहा है और ये वैश्विक समुद्र जल स्तर में वृद्धि को तेज कर रहा है। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो अंटार्कटिका के हिमखंड तटीय हिमनद से इतनी तेजी से अलग हो रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इनकी भरपाई नहीं कर रही है। इससे पिछले 25 वर्षों में दुनिया की इस सबसे बड़ी हिमचादर से बर्फ का पिघलना पिछले अनुमानों से दोगुना हो गया है। महासागरीय जमे हुए जल के पिघलने से अंटार्कटिका की बर्फ के पतला होने की घटना महाद्वीप के बाहरी किनारे तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसके आंतरिक भाग में भी शुरू हो गई है। पिछले 1 दशक में हिमचादर के पश्चिमी भागों में पतला होने की दर लगभग दोगुना हो गई है। हाल के दशकों में गर्म होते महासागरों ने आइस शेल्फ को नीचे से कमजोर कर दिया। इससे वर्ष 2002 से वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष औसतन 149 मिलियन टन बर्फ का नुकसान हुआ है। दरअसल अंटार्कटिका का महत्व इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ पृथ्वी से सूर्य की कुछ किरणों को परावर्तित कर देती है। इससे तापमान रहने लायक बना रहता है, जिसे आप एल्बिडो इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसी गति से ये बर्फ पिघलती रही तो अंटार्कटिका पर बर्फ के पिघलने से वैश्विक समुद्र स्तर बढ़ जाएगा और दुनिया भर में बाढ़ आ जाएगी। अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास का महासागर विश्व के समुद्री जीवों को आश्रय प्रदान करता है। अंटार्कटिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रयोगशालाओं में से एक है। यही वजह है कि इतने सारे वैज्ञानिक वहां अनुसंधान करने के लिए इतनी कठोर ठंड का भी सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगली खबर बेरोजगारी और गरीबी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में युवाओं के लिए रोजगार में गिरावट आई है। ILO ने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार विश्व स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में अब भी अपेक्षित सुधार नहीं देखा गया है। ये इस बात की पुष्टि है कि कोविड-19 ने किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में युवाओं को अधिक नुकसान पहुंचाया है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में ये भी कहा गया है कि महामारी की वजह से 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए श्रम बाजार की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर बेरोजगार युवाओं की संख्या 73 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में भी युवाओं के लिए रोजगार में गिरावट देखी गई है। भारत में औसतन 92% बच्चों ने भाषा संबंधी कम से कम एक बुनियादी क्षमता खो दी है। 82% बच्चों ने गणित में कम से कम एक बुनियादी क्षमता खो दी है। अन्य निष्कर्षों में ये भी कहा गया कि भारत में श्रम बाजार में युवा महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। वैश्विक युवा श्रम बाजार में युवा भारतीय महिलाओं की भागीदारी केवल 5% है। इसके अलावा गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों की तुलना में काफी कम वेतन दिया जाता है। हालांकि रोजगार में मनरेगा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये योजना सवैतनिक रोजगार प्रदान कर रही है, विशेषकर महिलाओं को। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी मदद कर रही है क्योंकि इस योजना के तहत प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, वृक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये अनुकूलन लाभ प्रदान करते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया कि ऑरेंज इकोनॉमी यानी रचनात्मक अर्थव्यवस्था दुनिया भर में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में से एक है। ये स्थापत्य कला, दृश्यात्मक और निष्पादन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट, शिल्प और वीडियो गेम जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 39 के माध्यम से जनवरी 1948 में भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की सिफारिश पर 1948 में ही संकल्प 47 के माध्यम से UNMOGIP का गठन किया गया था। UNCIP को जम्मू कश्मीर के भविष्य पर भारत या पाकिस्तान विवाद की जांच और मध्यस्थता करने का कार्य सौंपा गया था। UNMOGIP यानी भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्रीय सैन्य पर्यवेक्षक समूह के पास किसी एक पक्ष द्वारा दर्ज कथित संघर्ष विराम उल्लंघन की शिकायतों की जांच और रिपोर्ट करने का अधिकार है। इसे ये अधिकार वर्ष 1949 के कराची समझौते के भाग के रूप में प्राप्त हुआ है। UNMOGIP के कार्यक्षेत्र में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री आते हैं। अटल पेंशन योजना। हाल ही में जारी वित्त मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है
वो एपीआई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। एपीआई को वर्ष 2015 में स्वावलंबन योजना के स्थान पर आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, विशेष रूप से गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बैंक खाता धारक शामिल हो सकते हैं। इसके तहत अंशदान के आधार पर अंशदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होती है। ये पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। डिजिटल मुद्रा, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत की 7.3% जनसंख्या के पास डिजिटल मुद्रा थी। भारत जनसंख्या के हिस्से के संदर्भ में डिजिटल मुद्रा के स्वामित्व के मामले में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 7वें स्थान पर है। डिजिटल मुद्रा केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध मुद्रा होती है और इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। निजी डिजिटल मुद्राओं से डिजिटल मुद्रा को काफी लाभ हुआ है। इन्होंने मुद्रा प्रेषण को काफी आसान बना दिया है। डिजिटल मुद्रा से और भी कई मुद्दे जुड़े हैं, जैसे कि ये अस्थिर वित्तीय परिसंपत्ति है जो सामाजिक जोखिम और लागत पैदा करती है। यदि क्रिप्टो करेंसी राष्ट्रीय मुद्राओं का स्थान लेती है तो राष्ट्रों की मौद्रिक संप्रभुता संकट में पड़ सकती है। बटरफ्लाई माइन, रूस पर PFM-1 का उपयोग करने का आरोप लगा है। PFM-1 को बटरफ्लाई माइन्स के रूप में भी जाना जाता है। ये खिलौनों की तरह दिखते हैं और इसलिए बच्चों के लिए खतरनाक हैं। PFM-1 और PFM-1S 2 तरह के एंटी पर्सनल लैंडमाइंस हैं। इन्हें आमतौर पर बटरफ्लाई माइंस या ग्रीन पैरेट कहा जाता है। इन माइंस को हेलीकॉप्टरों से गिराकर या तोपखाने और मोर्टार के गोले का उपयोग करके बैलिस्टिक प्रसार के माध्यम से बिछाया जा सकता है। लैंडमाइंस पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ने एंटी पर्सनल लैंडमाइंस को प्रतिबंधित किया हुआ है। हालांकि रूस और यूक्रेन इनके हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम इस वर्ष ATAGS स्वतंत्रता दिवस पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा होगी। ATAGS एक स्वदेशी होवित्जर तोप है। इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है। ये अनेक विशेषताओं से युक्त है, जैसे कि त्वरित तैनाती, उच्च गतिशीलता, सहायक पावर मोड आदि। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। गांठदार त्वचा रोग, लंपी स्किन डिजीज। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने पशुओं को गांठदार त्वचा रोग से बचाने के लिए लंपी प्रोवैक इंड को लॉन्च किया है। इस वैक्सीन को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 2 संस्थानों ने विकसित किया है। LSD कैप्रीपोक्स वायरस नामक विषाणु के कारण होता है। यह आनुवंशिक रूप से गोट पॉक्स और शीप पॉक्स वायरस कुल से संबंधित है। ये मुख्य रूप से रक्त पर आश्रित कीटों जैसे वाहकों के माध्यम से मवेशियों और भैंसों को संक्रमित करता है। इससे संक्रमित मवेशी में बुखार, त्वचा पर गांठें आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे कभी कभी मवेशी की मृत्यु भी हो जाती है। राइस फोर्टिफिकेशन, केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आरंभ राइस फोर्टिफिकेशन के कार्यक्रम को 1 वर्ष पूरा हो गया है। पिछले 1 वर्ष में 24 राज्यों के 151 जिलों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड चावल प्राप्त किया है। राइस फोर्टिफिकेशन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल को मिश्रित करने की प्रक्रिया है। इसमें भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई द्वारा निर्धारित सूक्ष्म पोषक तत्व, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 को 1:100 के अनुपात में सामान्य चावल में मिश्रित किया जाता है। ये प्रक्रिया चावल मिलों में चावल की पिसाई के समय की जाती है। ये आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिए एक लागत प्रभावी और पूरक रणनीति के रूप में है। ये एनीमिया और कुपोषण से निपटने में मदद करती है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन यानी नीपम। हाल ही में नीपम ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। नीपम को वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। ये बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य कक्षा 8 से 12 के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना पैदा करना है। साथ ही ये मिशन कॉलेज, विश्वविद्यालयों के छात्रों को उनकी रचनाओं को नवोन्मेषी बनाने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय यानी CGPDTM के बौद्धिक संपदा कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
और आइए बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अरबिंदो घोष के बारे में। 15 अगस्त 2022 को आध्यात्मिक नेता श्री अरबिंदो घोष की 150वीं जयंती के रूप में चिन्हित किया गया है। अरबिंदो घोष अनुशीलन समिति के साथ राष्ट्रवादी राजनीति और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल थे। वो वर्ष 1906 में कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे। यहाँ उन्होंने भारतीय युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा देना आरंभ किया था। वर्ष 1908 में उन्हें अलीपुर बम षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया था। उनकी एकात्म योग प्रणाली की अवधारणा का वर्णन उनकी पुस्तक द सिंथेसिस ऑफ योगा और द लाइफ डिवाइन में किया गया है। उन्होंने वर्ष 1926 में पुडुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की थी। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। लाटविया की राजधानी रीगा है। ये उत्तर पूर्वी यूरोप का एक देश है। ये 3 बाल्टिक राज्यों के बीच में स्थित है। ये उत्तर में एस्टोनिया, पूर्व में रूस, दक्षिण पूर्व में बेलारूस और दक्षिण में लिथुआनिया से घिरा हुआ है। ये बाल्टिक सागर और रीगा की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।